हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। अभी इस चैप्टर में मैंने दक्षिण अमेरिका तक की बातें की, यानी उत्तर अमेरिका तक की बातें किया था और दक्षिण अमेरिका को छोड़ा था। अब मैं बातें यहीं से स्टार्ट करूंगा। ये क्लास 6 की एनसीईआरटी चल रही है, अगर आप नहीं जान रहे तो जान लीजिए। ये 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसमें मैं आपको जियोग्राफी टोटली बता रहा हूँ, बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। स्टार्टिंग वाले जरूर देखें इसे, स्टार्टिंग वालों के लिए मस्त है। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर है, ये पूछ रहा है कि पूर्व और पश्चिम में कौन से दो महासागर है। तो यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक महासागर है, लिख लीजिए अटलांटिक महासागर। और इसके पूरब में यानी इस तरफ पश्चिम में दक्षिण प्रशांत महासागर है, यानी प्रशांत महासागर है। ठीक है, क्लियर है, प्रशांत महासागर है। देख लीजिए, इसके ईस्ट में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। उसके ईस्ट में, इसके वेस्ट में प्रशांत महासागर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये देख रहे हैं ना छोटा सा मैप, इसमें उत्तर से दक्षिण की तरफ एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। कौन सी पर्वत फैली है? एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। नाम पे ध्यान दीजिएगा, एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजन नदी बहती है। यहीं पे, यहाँ जहाँ दक्षिण अमेरिका लिखा है, यहाँ पे अमेजन नदी बहती है, अमेजन नदी। और यहीं पे अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन जंगल विश्व प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता और अपनी विविधता के कारण। और इसको पृथ्वी का हृदय भी कहा जाता है। अमेजन बेसिन या अमेजन में पाए जाने वाला जो जंगल है वो पूरी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ये अभी चर्चा का विषय भी है। पिछले साल से, ये 2019 से ये चर्चा का विषय है, क्योंकि 2019 से 20 के बीच में इसमें कई बार आग लगी, कई बार ये आग में हुआ। तो ये कहा जाता है ना कि पृथ्वी का फेफड़ा जल रहा है, जो पूरे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता था, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिकांश मात्रा में सोखता था, अब वही जल रहा है, अब वही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रहा है। इससे क्या होगा? इससे हमारी पृथ्वी पर जो तापमान है, तापमान वृद्धि होगी, CO2 की मात्रा वृद्धि होगी और हरित गृह प्रभाव देखने को मिलेगा, ग्रीन गैस इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बातें बढ़ते हैं। आगे की बातें हैं वो है, आगे की बात में ऑस्ट्रेलिया की बातें करने चल रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है ऑस्ट्रेलिया के बारे में? पहला कथन ये है कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का, जो पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये एकलौता महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा कोई भी महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है, थोड़ा सा हिस्सा तो रहता ही है। इसमें यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए द्वीपीय महाद्वीप इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। अब देखिए, मैं पृथ्वी बना के छोटा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए, मैं भूमध्य रेखा बना रहा हूं। जैसे ये भूमध्य रेखा, जो डॉटेड लाइन बना रहे हैं, ये भूमध्य रेखा है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ पानी है और ये छोटा सा महाद्वीप है। ठीक है, छोटा महाद्वीप है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आप अपने एटलस में देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अटलांटिका की बात करें, अटलांटिका की बात करते हैं। अटलांटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक सेकंड, मैंने एक गलती किया, गलती नहीं कहूंगा, वो अलग समझने का प्रयास करिएगा। कि देखिए, अगर मैं प्रश्न करूं कि वह कौन सा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो आपके दो ऑप्शन होंगे। पहला होगा ऑस्ट्रेलिया और दूसरा होगा अटलांटिका। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां लोग रहते हैं और वो दक्षिणी गोलार्ध में, तो उसका ऑप्शन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अगर आप एटलस में पीछे दिया होगा, एटलस में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार इसकी संरचना है, कुछ इस प्रकार। और बीचों बीच इसके दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल स्थित है। साउथ पोल यहीं पे है। ठीक है, क्लियर है, साउथ पोल है।
चूंकि यह दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ के क्षेत्र में मोटी बर्फ से ढका रहता है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, अगर आप समझने का प्रयास करिए। कह रहे हैं कि चूंकि ये जो ये है अटलांटिका है, ये दक्षिणी ध्रुव पूरी तरह साउथ में स्थित है, इसलिए इसमें मोटी परत रहती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये वाला भाग यानी साउथ पोल हमेशा सूर्य की रोशनी हमेशा पाता नहीं है, कभी भी नहीं पाता, इसलिए यहाँ पे बर्फ की मोटी परत बैठ जाती है। ठीक है, ये हमेशा मोटी परत रहती है, पिघलता नहीं पूरी तरह, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका रहता है। उसके विपरीत उत्तरी ध्रुव पे बर्फ बनता है लेकिन पिघल भी जाता है। 90% 80 to 90% बर्फ वहां का पिघल जाता है, कभी कभी 100% भी पिघलने की बातें की जा रही है। ये कब होगा? जब हमारी पृथ्वी पर, वो कह रहे हैं ना कि जब हरित गृह प्रभाव देखने को मिलेगा, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अस्थाई निवास नहीं है लोगों का, यहाँ पे वेधशालाएं बनाई गई, शोध केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। भारत के भी कई रिसर्च सेंटर हैं जिसके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। यहाँ से प्रश्न आता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न आएगा कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ये आईएएस ने भी पूछा हुआ है कि आपको दक्षिण गंगोत्री और मैत्री नाम दे दिया। ये अटलांटिका में ये भारत की जो भारत की क्या ये वेधशालाएं हैं, कथनों को आपको देखना पड़ेगा। जलमंडल की बातें कर रहे हैं, जलमंडल की बात करेंगे। पहले ही मैंने बता दिया था कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल है, 2/3 कहूँ चाहे 71% भाग कहूँ जल से घिरा हुआ है और 29% भाग पे स्थल है। लेकिन अगर मैं जल की बात करूं तो ये देखिए, आप इस मैप पे देखिए कि जल की जो मात्रा है उसका 98% मोटा मोटा मैं बोल रहा हूं, वो समुद्री जल है यानी खारा जल है, और 2% जो जल है वो साफ है यानी पीने योग्य है, अलवणीय जल है। अलवणीय जल है, अलवणीय मतलब पीने योग्य जल है। ठीक है, अभी जो जल हर घर नल योजना चल रही है या जल बचाओ अभियान चल रहा है या जो भी वर्षा संचयन की बातें कर रही है, वो क्यों हो रहा है? पृथ्वी तो 2/3 हिस्सा उसका जल से घिरा हुआ है, लेकिन उसमें 98% जो जल है वो समुद्री जल है, उसको हम पी नहीं सकते, उससे खेती नहीं की जा सकती। मात्र 2%, ध्यान से सुनिए, मात्र 2% जल ही हम अपने कृषि के लिए भी प्रयोग करते हैं और पीने के लिए भी प्रयोग करते हैं। उस 2% का, इस 2% का, ठीक है, ये मैं वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर की अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं वहां से मैं डेटा उठा रहा हूं। 2% जो जल है, 2% जल का 80%, 2% का 80% हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, और 20% जल का हम पीने व नहाने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, पीने कहूं, पीने व मैं ये लिख रहा हूं, पीने व औद्योगिक प्रयोग करते हैं, औद्योगिक प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2/3 हिस्सा 71% पृथ्वी पे जल है, मात्र 29% जमीन है। 71% जल में से 98% जल पीने योग्य नहीं है, मात्र 2% जल पीने योग्य है जो स्थलों पे पाया जाता है, चाहे वो भूमि के अंदर से निकाला गया जल हो, भौम जल कहूं, या पृथ्वी की सतह पे नदियां हो या हिमखंड हो, सब मिला के 2% जल का हिस्सा रखते हैं। उस 2% का 80% भाग हम सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए हम प्रयोग करते हैं। मात्र 2%, मात्र 20% जल में से हम पीने के लिए और अपने औद्योगिक प्रयोग के लिए या घरेलू प्रयोग कहूं, घरेलू प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं। इसीलिए आज के समय में जल संकट एक बहुत बड़ा संकट बनकर उभर रहा है। आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे कि जो जल है उसके संरक्षण की बातें की जा रही है। जल, कई बड़े बड़े शहरों में जल खत्म हो गया है,
यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है और वो रिपोर्ट बड़ी भयावह है। आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या कभी चर्चा करने को मिलेगा तो कर दिया जाएगा। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का 97% से अधिक, वही 58%, महासागरों में पाया जाता है। इतना खारा होता है कि मानव उपयोग में नहीं लिया जा सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में है। देखिए, जो मैंने बातें बोली वही है जो मनुष्य के इस्तेमाल में किया जाता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। एक वाकया है, आजकल आप न्यूज में देखोगे, हर साल देखते रहोगे कि असम में दिखाते हैं या बिहार के सीन दिखाते हैं या उत्तर भारत के सीन दिखाते हैं या उधर मुंबई के सीन देख लो, न्यूज़पेपर या न्यूज चैनलों पे चलाते हैं। हर तरफ जल फैला हुआ लेकिन पीने को जल नहीं है। कोई बच्चा या कोई आदमी पानी में एकदम डूबा हुआ पानी का एक बोतल लिए डूब के निकल के जा रहा है पीने वाला पानी लेके। तभी कहते हैं ना, पूरी तरह पानी भी फैल जाए ना बारिश का, लेकिन पीने का योग्य नहीं है। और एक बात याद है, दुनिया में सबसे साफ पानी, ये प्रश्न आया था एक बार किसी परीक्षा में, दुनिया में इस पृथ्वी पर सबसे स्वच्छ जल वर्षा जल होता है। सबसे स्वच्छ जल वर्षा जल होता है, लेकिन प्रदूषण ने उसको भी खराब कर दिया है। चलिए आगे बात करते हैं, महासागरों की बात करते हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं सभी जुड़े हुए हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं महासागरीय जल को 3 प्रमुख गतियां देते हैं। बड़े व छोटे आकार में क्रमशः 5 महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। वो आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपने मैप में देख लीजिए, आपको मैप में देखने को मिल जाएगा। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी का 1/3 भाग जल लिए हुआ है। ठीक है, 1/3 भाग जल का प्रशांत महासागर घेरे हुए है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कल मैंने आपको बताया था कि मेरियाना गर्त कहाँ पे है और आपने देखा भी था। कहाँ पे है भाई, वो आप फिर से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए। महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, लगभग वृत्ताकार है। कैसे है भाई, इधर देखिए अमेरिका और दक्षिण अमेरिका बना हुआ है और उधर एशिया का बॉर्डर बना हुआ है, तो ये लगभग वृत्ताकार आकार लेता है। इसी में रिंग ऑफ फायर भी है। वृत्ताकार आकार का प्रशांत महासागर है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो तो ये प्रश्न आप कर सकते हो, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीप की स्थिति बताइए, कौन कौन से स्थित है, कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से देश हैं जिसकी बॉर्डर, जिसकी सीमा, तट रेखा प्रशांत महासागर से लगती है। ये सब प्रश्न आप कर सकते हो, आपके लिए सही रहेगा। चलिए अटलांटिक महासागर की बात करते हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और अगर देखेंगे एशिया और अमेरिका के बीच में ये एस आकार का शेप रखता है, कुछ इस प्रकार का शेप रखता है अटलांटिक महासागर। एस अक्षर से के आकार का रखता है। इसके पश्चिम छोर पर उत्तर और दक्षिण अमेरिका है और पूर्वी छोर पर यूरोप और अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरिन है, यानी स्पष्ट नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा तटीय है और अस्पष्ट है। मतलब अगर आप यूरोप में जाएंगे, यूरोप में घुसेंगे अटलांटिक महासागर में, तो आपको समझ जाएगा। यह अनियमित और दंतुरित तट प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। ये जो कटे फीटे क्षेत्र होते हैं ना, ये बंदरगाह बनाने के लिए आदर्श स्थिति होते हैं। कोई भी बंदरगाह कैसे बनता है, अब यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये कटा फीटा है, जैसे ये देखिए दंतुरिन तट है, ये देखिए छोटा सा आपको जो दिख रहा है ये वाला भाग, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जहाज जा सकती है, अंदर तक जाएगी और यहाँ किनारों पे छोटे छोटे जहाजों को उतारने के लिए आसान होगा। और ये कटा फीटा हिस्सा है। और यहाँ पे देखेंगे अगर, तो जहाज जो लगेगा वो
आदर्श स्थिति नहीं होगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये भारत के नक्शे में मैंने बताया था, जब मैं भारत का नक्शा पढ़ा रहा था, भारत का मैप मैं पढ़ा रहा था, लगभग मैंने भारत का मैप पूरा पढ़ा दिया है। ठीक है, हिंद महासागर, हिंद महासागर जिसको इंग्लिश में, इसका नाम इंग्लिश में देखिए तभी आप समझ पाएंगे, इसका नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, हिंद महासागर एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है, यानी भारत देश पर पड़ा है। ठीक है, इंडिया से इंडियन ओशन बना हुआ है, ये एकमात्र महासागर। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है, कुछ इस प्रकार से है। अगर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से लगभग त्रिभुजाकार है। इस छोर पे भारत को ले लीजिए और इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। ठीक है, दक्षिण महासागर अटलांटिक महासागर की चारों ओर से घेरता है और अटलांटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव में स्थित है तथा उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। अब आप एक काम करिए, ये बेरिंग जल संधि कहाँ पे है ये आप ढूंढ के कमेंट करिए, बेरिंग जल संधि कहाँ पे है आपको कमेंट करना है। ठीक है, अब बात आती है वायुमंडल की। वायुमंडल क्या होता है? पहली बात वायुमंडल आप समझिए, वायुमंडल क्या होता है? पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु घेरे हुए गैसों की परत घेरे हुए है उसी को हम कहते हैं वायुमंडल। इसी को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए, वायु की यह पतली परत इस ग्रह को महत्वपूर्ण और अटूट भाग है, इसी कारण यहाँ पे जीवन संभव है। वायुमंडल से 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान और अन्य आधार पर 5 परतों पे बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी से ऊपर की ओर जाने पर निम्न भागों पर देखा जा सकता है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ये चित्र आपको स्पष्ट करेगा। जैसे सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल। क्या आएगा? क्षोभ मंडल, जिसमें जहाज उड़ रही हैं और सब चीज, सारी हरकतें लगभग इसी क्षोभ मंडल होता है। समताप मंडल उसके ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल आएगा, फिर आयन मंडल आएगा, फिर बहिर्मंडल आएगा। ठीक है, बहिर्मंडल में ही ये जेट वगैरह उड़ती हैं और समताप मंडल में जहाजें उड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे तापमान थोड़ा सा क्लियर रहता है, तापमान बहुत उतार चढ़ाव नहीं रहता है। ठीक है, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है, जो साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन 21% और बाकी के अन्य अदर गैसेस जो है, अदर गैसेज वो 1% है। इसमें सभी गैसेस है। 1% में 0.02 या 0.2 समझ लीजिए भाग CO2 का है, और हम CO2 को लेके कितना चिल्लाते हैं। ऑक्सीजन है 21%, लेकिन CO2 है इतना कम, लेकिन हमें समस्या बन जाती। 1% मात्र अगर CO2 बढ़ गया पृथ्वी का, तो पृथ्वी आग का गोला हो सकती है। CO2 गैस की खासियत ये है, अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा बात घुमा के मैं कर रहा हूं, पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। CO2 एक ऐसी गैस है जो कि ऊष्मा का अवशोषण करती है, ऊष्मा का अवशोषण करती है। क्या करती है? ऊष्मा का अवशोषण करती है। ऊष्मा को अपनी तरफ ले लेती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है और ये गर्म बना देती है। ठीक है, इसीलिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आई है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये घटता जाता है। ठीक है, तभी आप पर्वतारोही पे देखे होंगे उनकी सांस अकड़ जाती है। ठीक है, और ऊपर जाने पर ऊंचाई पे आप सुने होंगे कि ऊंचाई पे पहाड़ों पर दाल धीरे पकती है। दाल, खाना वाला दाल, दाल धीरे पकती है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटीएम प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। ऊपर जाने पे घनत्व तो कम हो जाएगा, नीचे जाने पे घनत्व तो ज्यादा रहता है, ये समझ लीजिए। जीवमंडल, जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ठीक है, स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। फिर से देखिए, ये देखिए, स्थल हो गया, ठीक है,
ये जल हो गया और ये वायु हो गया, ठीक है। ये तीनों कारक चाहिए आपको जीवन के लिए, ठीक है। और ये तीनों कारक जहां पे ये कोलैप्स होते हैं, जहां पे ये तीनों कारक है, जहां पे जीवन है, वहीं पे जैव मंडल है, ठीक है। और जैव मंडल को ही इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी, सॉरी बायोस्फीयर कहते हैं। कभी तो कह रहे हैं बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता हो जाएगा। चलिए, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीव मंडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बातें आप पढ़ सकते हो, बहुत आसान चीजें जो मैंने बताई। और अगर आपके प्रश्न आते हैं कि सर मैं आंसर राइटिंग कैसे शुरू करूं या छोटे छोटे क्वेश्चन कहां से पाऊं, तो ये देख रहे हैं ना जो आपको स्क्रॉल कर रहा हूं, यही तो है छोटे छोटे प्रश्न। यहाँ पे आप मानचित्र से काम करिए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, जो प्रश्न है उसको करिए। बाकी आप चैनल को, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है, और चैनल को, जो कि आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और लोगों को शेयर करते होंगे और लाइक करते होंगे, ठीक है। इतना तो मुझे उम्मीद है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज करिए, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है इस चीज़ के लिए। तो प्लीज़ शेयर करिए सभी के साथ, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबको भेजिए एक तरफ से।